अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबीबा मिसबाह अहमद और मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे। आज उम्मीद है कि सर्दियों की शाम और बारिशों का मौसम आपका अच्छा गुजर रहा होगा और शाम अच्छी जा रही होगी। आज जो हमने मौजू सिलेक्ट किया है वो है स्किन कंडीशंस इन विंटर एंड इट्स केयर। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं उसमें सबसे पहले हैं तबीबा साइमा गयास, जो कि पीएचडी फेलो हैं और हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही हैं काफ़ी सालों से। और ये फैकल्टी ईस्टर्न मेडिसिन से मुंसलिक हैं। और इसके साथ साथ पैनलिस्ट हमारे पास हैं तबीबा नादिया नसीम, जो कि एमफिल फेलो हैं और सीनियर लेक्चरर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी, और ये भी ईस्टर्न मेडिसिन से मुंसलिक हैं। तो हम दोनों पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस मौजू पे जो है बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया। अब स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अगर हम कंपैरिजन करें, और हमारी एक एडल्ट है उसकी स्किन जो है वो 3.6 kgs या फिर 8 पाउंड्स की होती है। या अगर हम इसको स्क्वायर फिट के हवाले से देखें तो 22 स्क्वायर आपकी एक एडल्ट की स्किन होती है। मज़ीद इस पे जो है वो इसके फंक्शंस और क्या हमारी स्किन जो है वो हमारे लिए काम अंजाम दे रही होती है, जो कि हम मामूली से समझते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उस पर हम डिस्कशन जब करेंगे अपने पैनलिस्ट से तो वो ज़रूर हमें इसके हवाले से और आगाही देंगे। तो अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने सबसे पहले जो है वो साइमा गयास के पास हम आते हैं कि मैडम बताइएगा कि जब हम बात करते हैं स्किन की तो हमें अपनी स्किन को कितना सीरियसली लेना चाहिए और हमारी स्किन की क्या टाइप्स हैं, हम स्किन को कैसे लेते हैं विंटर्स में और समर्स में, और हम विंटर्स पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये मौसम सर्दियों का है। थैंक यू सो मच मिसबा फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम बात करेंगे, टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चूज़ किया आज सीज़न के हवाले से। एज फार एज स्किन इज़ कंसर्न्ड, हम देखते हैं कि हमारी स्किन बॉडी का वो ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। इसका जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट कर रहा होता है एक्सटर्नल एक्सपोजर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स से। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली 3 लेयर्स कंपोज्ड है हमारी स्किन, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस आ जाती है, जिन्हें हम सुपरफिशियल, मिडल और इंटरनल लेयर कहते हैं। हम बात करें एपिडर्मिस की तो एपिडर्मिस हमारी सबसे सुपरफिशियल लेयर जो कि केराटिन से कंपोज्ड होती है, बेसिकली एक टाइप की प्रोटीन है और ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ग्लोइंग इफेक्ट्स दे रही होती है। इसके अलावा हम बात करें मिडल लेयर की तो वो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से मेनली कंपोज्ड होती है, जो कि हमारी स्किन को स्ट्रॉन्गर और फ्लेक्सिबल लुक दे रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिडल लेयर के अंदर हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, सिवेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ सेंसेशंस को फील कर सकते हैं, टैक्टाइल सेंसेशंस जो कि टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस, ये सारे सेंसेशंस, वार्मथ एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इंटरनल लेयर में जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, ये फैटी लेयर होती है और ये कुशन का काम दे रही होती है, इंजीरियस इफेक्ट से हमारी बोन्स और टिश्यूज़ को बचा रही होती है, प्लस ये रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। हाँ, इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स भी मौजूद होते हैं हमारी स्किन के अंदर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस से हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जर्म्स से मुख्तलिफ हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें कि हमारी स्किन पे 1 इंच ऑफ स्किन पार्ट के ऊपर 19 मिलियन सेल्स होते हैं, जिसमें से 60,000 मेलानोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और मेलानोसाइट्स वो पिगमेंट्स हैं जो हमारी स्किन को कलर दे रहे होते हैं। तकरीबन थाउजेंड्स जो हैं रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट सेंसेशंस को कैरी कर रही होती हैं, और 20 ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मेरा ख्याल ऑडियंस को भी मिल गया होगा कि हमारी स्किन कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसकी स्पेशल केयर करनी चाहिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज्ड होती है। एज फार एज विंटर सीजन इज़ कंसर्न्ड, हम विंटर के इफ़ेक्ट्स को, विंटर को हम मौसम शिता कहते हैं, तो मौसम शिता के इफ़ेक्ट्स को हम 2 तरह से देखते हैं। एक तो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स जो कि बैरूनी अवामिल हैं, और दूसरा इंटरनल अवामिल। बैरूनी में वही कोल्ड विंड की वजह से, सर्द हवा के जो असरात होते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, ठीक है, उसको
किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम आगे देखेंगे। फिर इंटरनल इफ़ेक्ट्स में जो अंदरूनी इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि विंटर सीजन में बॉडी फ्लूइड्स का इंटेक कम हो जाता है और यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो डिहाइड्रेशन अल्टीमेटली कॉज कर रही होती है ड्राइनेस ऑफ स्किन। तो हमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों अवामिल को देखने की ज़रूरत होती है। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो बैरूनी अवामिल के लिए यूज़ ऑफ मॉइस्चराइज़र्स, हमारे पास बहुत अच्छे नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स भी मौजूद हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। अंदरूनी अवामिल के लिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेट रखें, ठीक है। जो हमारे एडिक्वेट अमाउंट है वाटर का जो रिकमेंडेड है 12 to 14 ग्लास या 15 ग्लास, वो हम प्रॉपर्ली लेते रहें, फ्रेश जूसेस का इंटेक करें, तो उससे हम जो है इसके असरात से बच सकते हैं। यूजुअली होता है कि सर्दियों में जो है वो हमें प्यास नहीं लग रही, हमें पानी नहीं पीना, या हम 4 ग्लास पी लेते हैं या 2 ग्लास पीते हैं और उसके बाद फिर वो इफेक्ट्स कि विंटर केयर में जो सबसे अहम चीज़ है, आपने इंटरनली अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं किया, तो बाहर से आप कितने भी मॉइस्चर्स लगाते रहें तो वो फिर इतना ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं देते। एग्जैक्टली। अब मैं तबीबा नादिया की तरफ आती हूँ कि तबीबा नादिया ये बताइएगा कि हम सबके पास ज़ाहिर है स्किन हमारी पूरी बॉडी पे है, तो क्या हमारे हर पार्ट पे जो है वो एक ही जैसी स्किन है, और हमें इसके के हवाले से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें और फिर इनको किस तरह से हमें लेके चलना चाहिए? क्योंकि अभी तक हम जब देखते हैं तो यूजुअली बस फेस पे जो है ना बहुत केयर हो रही होती है, बाकी जो है वो हाथों और पाँव पे अब फिर भी थोड़ा ख्याल देने लगे हैं लोग, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। चलो हाथों पे भी हो गया, पाँव तो नजर नहीं आ रहे, पाँव रह जाते हैं। तो हर स्किन का ज़ाहिर डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से मुझे बताइए कि क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिसबा इतने अच्छे सेशन के इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगी कि डेफिनेटली विंटर है सेट इन, तो हमने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, अपनी स्किन के लिए पैम्परिंग करनी है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले ये जाने कि आपकी स्किन नेचर कैसा है। हर एक की जो स्किन है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप की है। किसी की आपको ऑयली मिलेगी, किसी की आपको ड्राई मिलेगी, सम बड़ी माइट हैव नॉर्मल जिसकी ना आप कह सकते ना ऑयली है ना थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी स्किन ऑफ नेचर क्या है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो योर मैनेजमेंट बिकम ईजियर कि आपने किस तरफ से जाना चाहिए। मैनेजमेंट में मॉइस्चराइजर आप कौन से यूज़ करोगे, वेदर दे विल बी ऑयल बेस्ड या लिपिड बेस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नेचर ऑफ स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करें। और यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हाथ की स्किन डिफरेंट है, पैरों से की हमारे सर डिफरेंट है, फेस की डिफरेंट है, तो उसको डिफरेंटली हमने कैरी ऑन करना है इसके मैनेजमेंट। बॉडी लोशन लेके आप सब जी जी जी, यूजुअली ये होता है कि आपने कोई भी एक बॉडी लोशन लिया, पूरी आप बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, तो सर से लेके टो तक आप वही अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो इसकी मैनेजमेंट उसी के हिसाब से होती है अकॉर्डिंग टू योर पार्ट ऑफ स्किन। ठीक, इस पे हम फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अब मैं तबीबा नाइमा ख़याल से पूछना चाहूँगी कि कौन से स्किन एलिमेंट्स हैं या कौन सी ऐसी स्किन की इश्यूज आते हैं जो कि कॉमन पब्लिक फेस करती है सर्दियों में? बहुत अच्छा सवाल मिसबा, क्योंकि हम ज़्यादातर इस सीज़न में इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं सीजन में ही, बट हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि हम बाकायदा स्किन डिजीज़ से जो है सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही मौसम का इफेक्ट आता है तो हम देखते हैं कि रोज़ेसी एक डिजीज़ है, ठीक है, जिसका कि हमारे फेस और चीक्स पे जो है टिप ऑफ द नोज जो है वो रेड हो जाती है कोल्ड विंड की वजह से, और उसको अगर हम मैनेज ना करें, प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज ना करें उस एरिया को, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का रश था उसकी वजह से जो बड़ी ग्लोइंग और रेडिश हमारे जिनको देखते हैं शुरू में खुश हो रहे होते हैं, वो ब्लड वेसल्स जब वहाँ पे डेड हो जाती हैं तो वो फ्रैक्टल्स कॉज कर रही होती हैं। तो उसे हमें उसी टाइम पे जो है वो मैनेज करना ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे सीजन जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार करता जाता है, ड्राइनेस का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे हम ज़रोसिस कहते हैं, ड्राई स्किन, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, ये डिजीज़ेस जिनमें कि स्किन पे जो है वो रैशेस हो रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, पैचेस हो रही होती हैं, कोल्ड जो है वो अर्टिकेरिया हो जाता है, कोल्ड रैशेस हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में, क्योंकि उनके जो पार्ट्स एक्सपोज होते हैं अगर उन्हें प्रॉपर्ली कवर्ड ना किया जाए, उनके नीज़ हैं, एंकल्स हैं, तो वो जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत अगर सीवियर हम कोल्ड की तरफ चले जाएं तो फिर हमें रेनॉल्ड्स डिजीज़ मिलती हैं, जिसमें कि हमारे फिंगर्स जो है वो उनमें कोल्ड सेंसेशंस की वजह से, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से सेंसेशंस लॉस्ट हो रही होती हैं। एक
एक और इफ़ेक्ट जो हमें मिलता है फ्रीजिंग के ऊपर जाके, जो कि नेचुरली हमें यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन कोल्ड एरियाज़ में इफेक्ट मिल रहा होता है, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट बाइट में तो कंप्लीट डैमेज हो रहे होते हैं टिश्यूज़ से, लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है जिसे हम फ्रॉस्ट निप कहते हैं। उसमें कंप्लीट डैमेज तो नहीं होता, लेकिन स्किन बहरहाल डैमेज हो जाती है। तो हम जब ये देखें कि हमारी स्किन अफेक्ट होना शुरू हो गई है, हमें उससे फौरी तौर पे उसकी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, अभी हम केयर पे और जो इस डिजीज़ के जो नाम लिए गए उसको थोड़ा और जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी हम थोड़ा लाइट भी करते हैं अपने टॉपिक को कि जो ख़वातीन होती हैं उनका बड़ा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल करना मस्ट होता है। अब जैसे मैं तबीबा नादिया से पूछूंगी कि अगर स्क्रब कर रहे हैं, क्योंकि फेशियल और स्क्रबिंग अब लोग अपने घर पे ही जो है वो कोशिश करते हैं कि कर लें, तो जब स्क्रबिंग की बात करते हैं हम, तो कितना ऑफन जो है वो सर्दियों में स्क्रबिंग करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो फिर क्या केयर साथ में लेनी चाहिए? अच्छा, इसका एक्चुअली मैडम तबीबा साइमा ने भी इसका मेंशन कर दिया है कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पे। ऑलरेडी विंटर के अंदर अगर स्किन ड्राई है पहले किसी की, और यहाँ विंटर में और ड्राइनेस की तरफ जा रही है, तो स्क्रबिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग वहाँ पे ऑफनली आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअली यू आर डैमेजिंग द ट्रांस एपिडर्मल जो लेयर है, आप उसको डैमेज कर रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से फिर वहाँ पे आपको एक्नी मिल सकती है, वहाँ पे स्किन डैमेज की वजह से सर्कुलेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज, और इसकी वजह से लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजेस, जैसे कि मैम डिस्कस कर चुकी हैं अभी ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा स्क्रबिंग ना करें। यस, लाइक वीकली ना करें, वीकली तो बिल्कुल भी ना करें, लाइक मे बी डिपेंड करता है आपके ऊपर, वर्क के ऊपर। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, बाहर काम कर रही हो, तो देन डेफिनेटली आप मे बी इन अ मंथ ट्वाइस, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है। ठीक, अब एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ख़वातीन के हवाले से कि वैक्सिंग विंटर्स में हम अगर फीमेल्स वैक्सिंग कर रही हैं तो कितना ऑफन करना चाहिए, क्या ये सेफ़ है या अवॉइड करना चाहिए? वैक्सिंग या जैसे तबीबा नादिया ने भी कहा, स्क्रबिंग, सबसे पहले तो ये कि टाइप ऑफ स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, ठीक है, और सीज़न का आप पे कितना इफेक्ट हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है और आप इसकी स्किन बहुत वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें ही अवॉइड करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर इन जनरल हम बात करें कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, तो विंटर सीजन इज़ गुड फॉर वैक्सिंग। रीज़न इज़ दैट कि विंटर सीजन में जो बॉडी के स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो उस तरह से हम उनको वॉश आउट नहीं कर पाते, कि तो वो वहाँ पे बिल्डअप होते चले जाते हैं। तो वैक्सिंग जो है सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को वहाँ से, हेयर रूट्स को रिमूव नहीं कर रही होती, सेल्स को भी रिमूव कर देती है। तो उसके बाद न्यू सेल्स के ग्रो करना वो ईजी होता है। फिर जो हम ऑयल्स और दूसरे मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लोशंस यूज़ कर रहे होते हैं, उनके जो नरिशिंग इफेक्ट है वो भी नॉर्मल सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा हो, डेड सेल्स की वजह से, तो वो प्रोसेस आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन करती है। सवाल तबीबा नादिया से है कि अगर हम सर्दियों में कौन सा जो है वो बेथ ले रहे हैं आप, तो गर्म पानी या ठंडा पानी जो है वो बेहतर है, या वो जब आप ना ज़्यादा गर्म की तरफ जाए, ना ज़्यादा ठंडी की तरफ, क्या आपके लिए मॉडरेट पानी इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की अब कराची में सर्दी पड़ी है, डेफिनेटली हमें हॉट वाटर चाहिए, राइट, एक्टिंग कर सकते हैं। अगर नीड है कि मुझे ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 2 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें, कि लॉन्ग आवर्स के लिए वो आराम, मतलब हॉट शावर ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली होता है क्या, कि अगर आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो आप वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, बॉडी का जो आपके एक्सेसिव लॉस की वजह से पेशेंट जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो फीमेल मेल, वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा होता है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए एज मच एज यू कैन। अच्छा, अब जैसे एक जो बात सुनने ये सर पे आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना डालें, तो इसके हवाले से आप लोगों का क्या व्यू है कि गर्म पानी सर पे नहीं डालना चाहिए? जैसे अगर हम ल्यूक वार्म भी कह रहे हैं, तो इज़ इट रिकमेंडेड कि कहते हैं कि गर्म पानी से डैंड्रफ बहुत आपका बढ़ जाएगा, अगर है तो ऐसा कुछ है या ये कुछ नहीं है? नहीं, एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे परस्पिरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। पहला इफेक्ट ये आता है कि स्किन सेल्स जो हैं, चाहे वो स्कैल्प हो या हमारी बॉडी के ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, और पोर्स ओपन होने की वजह से वहाँ ग्लैंडुलर सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं। पहला इफेक्ट तो ये आता है, और इस इफेक्ट की वजह से वहाँ पे एक लेयर बन जाती है। फिर अगर यही
मुसलसल कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ ये कि स्कैल्प को डैमेज करते हैं वो, ठीक है, तो बिल्कुल। मजीद आगे के लिए वो सिक्रीशंस जो अच्छी हेल्दी सिक्रीशंस हमारी स्किन की होती हैं वो नहीं हो पाती। दूसरा जो हेयर है वो हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो ड्राई और रफ होते हैं, पहले स्प्लिटिंग हेयर कॉज करता है वो, और उसके बाद फिर वो बहुत तेजी के और हर साथ कोई कर सर्दियों में क्या होता है, हमारे बाल खराब हुए। बाल खराब हो रहे हैं, बाल गिर बाल रहे गिर हैं। बहुत ज़्यादा हेयरफॉल ज़्यादा होता है जी। सर्दियों में। अच्छा, अब तबीबा साइमा क़यास से मैं पूछूंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है सनलाइट में रहना या सनलाइट का एक्सपोजर लेना विंटर सीजन में? समर्स में तो सब भाग रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या करना चाहिए? सर्दियों में क्या है, या इवन समर सीजन में भी सनलाइट बेस्ट सोर्स है विटामिन डी की कंजप्शन के लिए। तो एक वाहिद नेचुरल सोर्स है हमारे पास और ये बेहतरीन सोर्स है। तो विटामिन डी के जिस तरह हमें अब तक ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, उसको वो करता है। फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये जब अपनी एक्टिव फॉर्म में होता है कैल्सिट्रॉयल, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर रहा होता है। तो जो माइल्ड सनलाइट है वो तो हम रिकमेंड करते हैं समर सीजन में भी और विंटर सीजन में भी। थोड़ा सा हमें केयर करनी चाहिए क्योंकि विंटर सीजन में हमें लगता है कि जी बहुत सर्दी पड़ रही है तो तेज उसमें धूप में बैठ जाइए। हमें स्कॉर्चिंग सनलाइट जो है वो हर सीजन में ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्किन हमारी विंटर सीजन में ड्राई हो रही होती है। जब हम तेज धूप में बैठते हैं, डिहाइड्रेशन परस्पायरेशन होती है, स्किन मजीद ड्राई हो जाती है। फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी मैंने शुरू में बात की थी कोलेजन कि वो जब एक दफ़ा स्ट्रेच हो जाते हैं नॉर्मली वो दोबारा हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दोबारा हमारी स्किन अपनी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन जब हम ये केयर नहीं कर रहे होते तो उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हमें जो माइल्ड सनलाइट है इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट करवा रही होती है टुवर्ड्स। तो जब हमारी सिक्रीशंस बढ़ती हैं तो वो हमारी स्किन को जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग और ग्लोइंग इफेक्ट्स दे रही होती हैं। और अगर हम बात करें जैसे हम कह रहे हैं कि सनलाइट में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए, तो सुबह की सनलाइट अच्छी है हमारे लिए या शाम की सनलाइट अच्छी है? दोनों टाइम्स पे सन जो है वो अपनी पीक पे ना हो, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। जैसे सुबह में हम कहें 10 बजे तक की और शाम में 4 बजे के बाद है। तबीबा नादिया, मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जैसे तबीबा साइमा क़यास ने बताया कि पानी की कंजम्पशन आती है वो स्किन को ख़राब करती है, तो वाटर कंजम्पशन अगर पानी नहीं पी पा रहा है, अब एक नॉर्मली बताना चाहेंगे पानी फिर वो क्या ले लें, कितना पानी कंज्यूम कर ले, किस फॉर्म में और दूसरी फॉर्म्स में ले सकते हैं वाटर कंजम्पशन? नॉर्मली तो हमें 15 ग्लास ऑफ वाटर पीने चाहिए नॉर्मली, लेकिन की अर्ज नहीं होता और फिर भी खाने भी ऐसे खाए जा रहे एग्जैक्टली होते हैं कि वो और मूवमेंट भी थोड़ी कम होती है, आप सुस्ती ज़्यादा आ रही होती है सर्दी की वजह से, मैक्सिमम फिर भी 7 से 8 ग्लास लेना, लेकिन नहीं ले पाते तो हमारे पास नेचर ने सिर्फ फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास और किस स्पीशीज़ हैं, एप्पल हो गया, कैरेट है हमारे पास, बीटल रूट, चुकंदर है। हमें इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नट्स वगैरह हो गए हमारे पास जो आपके एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेंगे। वाटर इंटेक जितना हो सके फिर भी आप कोशिश करके इसको रखिए अपने पास, यानी कि आप एक अपनी बॉटल सेपरेट बना लें 1 लीटर की और देखें कि आप कितना इंटेक कर रहे हैं। कोशिश करें कि यू हैव नोट डाउन कि आपने कितने ग्लासेस पर डे लिया है, मैक्सिमम उससे लेके जाएं 5 ग्लासेस तो आप लें एक्चुअली, क्योंकि नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली योर स्किन विल सफर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल मैं तबीबा साइमा से कहूँगी कि जब हम जेंडर वाइज करते हैं कि मेल फीमेल सब जो है वो जो है हाइड्रेशन अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली रखें,
विटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, विटामिन डी, इनका इंटेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। फिर जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक अच्छा होना चाहिए हमारा। अगर स्पेशल केयर की बात करें तो जो मेल्स हैं यूजुअली हॉट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जिन्हें हम सैंगुइनस या बालियस टेम्परामेंट कह रहे होते हैं, तो उस टेम्परामेंट में जो है वो पर्सपायरेशन ज़्यादा होती है, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेट रखें। फिर उनका क्योंकि ज़्यादा वर्किंग उनकी होती है तो वो एक्सपोजर होता है, को थोड़ा प्रिवेंट रखने की कोशिश करें। एज फार फीमेल्स एंड बेबीज आर कंसर्न, इनका टेम्परामेंट ज़्यादा होता है, मौसम का जो है तो वो उसमें नहीं होते। एक्टिविटीज उनको अच्छा वगैरह कुछ जैसा ड्राई फ्रूट्स उनका इंटेक बहुत ज़रूरी है, वो यूज़ किए इसकी वजह से जो है वो वजह से उनकी स्किन हेल्दी रहे। तभी मैं नादिया आपसे ये सवाल है कि हम जैसे स्किन की कंडीशन जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जैसे डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा होता है कॉमन, डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन हो जाता है सर्दियों में, या जिन लोगों को ऑलरेडी है एक्जिमा या कोई डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन स्किन की, तो वो वर्स होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का बड़ा अच्छा हील हो जाता है डर्मेटाइटिस, कुछ लोगों का बढ़ जाता है। तो और डैंड्रफ, ये दो जो चीज़ें हैं इनको हम किस तरह से जो है वो विंटर में इसको हील कर सकते अच्छा, हैं? डर्मेटाइटिस के अंदर तो हमारे पास हमदर्द की प्रोडक्ट है हिकनॉल, वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। डैंड्रफ के लिए आप डेफिनेटली वहाँ पे आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग सबसे अच्छा हमारे पास कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन इवन गो फॉर यू कैन से ऑलिव ऑयल, लेकिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल, लेकिन आप कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, आप वो यूज़ करो, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है डैंड्रफ के लिए। विनेगर एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड, कि अगर आप ओवरनाइट करें, नेक्स्ट डे आप वॉश कर लें, अगर 2 mm भी आपकी थिकनेस है डैंड्रफ की तो इट गेट्स क्योर विद दैट। अच्छा, विनेगर में कोई स्पेसिफिक है या हम कोई सा भी ले विनेगर सकते शुड बी ऑर्गेनिक, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, हैं? ऑर्गेनिक यूज एप्पल साइडर विनेगर यूज ना, कर सकते हैं? ऑर्गेनिक हो, अगर ऑर्गेनिक है तो नो इशू, लेकिन ठीक। सिंथेटिक नहीं हो। ठीक। और डर्मेटाइटिस के हवाले से अगर हम कुछ खाने के लिए देना चाहें, लाइक कुछ लोग होते हैं जो लगा रहे हैं ऑइंटमेंट लेकिन इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें बेसिकली तो आप फिर उनकी डाइट एक तो अच्छी करोगे, सेकेंडली आप उनको वहाँ पे ब्लड प्योरीफायर हम यूज़ करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे तो नाब है, वी हैव गॉट अर्के मुंडी है, अर्के शात्रा है, देयर इज़ अ बिग रेंज वी हैव ऑफ हमदर्द, जो कि आप कंसल्टेंट अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटमेंट देंगे ना, बिल्कुल जो कंडीशन है जो उसके कंडीशन हिसाब उसके से बता हिसाब सकते से। हैं। तभी मैं साइमा गया सब जैसे दो हमने यहाँ तबीबा नादिया से पूछी कि डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ, आप थोड़ा सा बताइए कि सर्दियाँ आती हैं तो हेयर फॉल और क्रैक हील्स, ये है ना सर्दियों के जो कि मिल रहे होते हैं खवातीन के साथ भी ये इशू आ रहा होता है, तो ऐसे में फिर इसको हम किस तरह से डील करें? एज फार एज हेयर फॉल इज कंसर्न्ड, सबसे पहले तो उसका मेन कॉज देखिए, क्या सिर्फ सीजनल इफेक्ट है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी, जैसे मैंने कहा कि विटामिन ई, विटामिन जिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे हेयर्स के लिए, या कोई और स्कैल्प का कोई इशू है, हेयर का कोई डिजीज़ है उसकी वजह से। अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ विंटर सीजन के इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है तो बहुत आसान है इसको मैनेज करना, बल्कि थ्रू आउट द ईयर ही हमें अपने हेयर की हेल्थ के लिए कंसर्न रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मसाज, ऑयल मसाज कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है, कुछ के नाम तबीबा नादिया ने भी लिए, रोगन आमला है, रोगन बेसा मुर्ग है, अगर हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसमें बहुत अच्छे इफेक्ट्स दे रहे होते हैं, तो इनसे मसाज कीजिए अपनी स्कैल्प को। ऐसी कोई भी चीज़ मसाज से बेहतर नहीं हो सकती है स्कैल्प के लिए, तो प्रॉपर मसाज कीजिए। फिर हम प्रोटीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एग योक का मसाज कीजिए, योगर्ट का मसाज किया जा सकता है। जैसे तबीबा नादिया ने भी कहा रफ हो रही है और उसकी वजह से हेयर फॉल है, तो विनेगर, आप इवन विनेगर और लेमन जूस जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके भी उससे उसका मसाज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ें और उसके बाद वॉश आउट कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छे हेयर को हेल्दी वो देता है। फिर इस सीज़न में डाइट अपनी प्रॉपर रखिए, बहुत बेहतरीन चीज़ मुरब्बाजात आ रहे होते हैं, आमले का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, ये सारी चीज़ें सीज़न है, सारी चीज़ें हमारे पास बड़ी वास्ट वैरायटी है। तो फिर हम देखें ड्राई फ्रूट्स
चीज़ें हम यूज़ हम के तक बात की, पहले तो वही बिल्कुल आप नहीं, जब देखें कि हाँ जी स्टार्ट है तो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट वहाँ तक ही गए हैं। तो फिर जो होम रेमेडीज हैं उनका वो कीजिए, अपने पेडिक्योर कीजिए, अपनी फीट जो है वो ल्यूक वार्म वाटर में जो है वो सोख कर रखें, फिर जेंटली रब कर लें लूफा वगैरह से, जो डेड स्किन है उसको रिमूव कीजिए, फिर ड्राई करें उस पर जो हमारे हैवी मॉइस्चराइज़र है पेट्रोलियम जेली, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, उसको अप्लाई कीजिए, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत जल्दी उससे हील हो जाते हैं क्रैक्ड हील्स। एक और रेमेडी जो हम बहुत यूज़ करते हैं या करवा रहे होते हैं, बहुत कॉमन सी है, जिसमें रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस को हम मिक्स करके वो प्रॉपरली आप शुरू से ही अगर इस्तेमाल करते रहें तो इस नौबत तक नहीं जाते, लेकिन अगर चले गए हैं तो उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर रखें हील्स को, सॉक्स वगैरह वेयर करें, तो बहुत जल्दी जो है आप क्योर हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे तभी बना दिया, जैसे बात की गई कि हम कुछ सोल्यूशन घर में बना के भी यूज़ कर सकते हैं, तो मॉइस्चराइज़र की जब बात आती है तो हमको कितनी बार मॉइस्चराइज़र्स को हमें यूज़ करना चाहिए, और क्या ऑयल्स मॉइस्चराइज़र का जो है वो ऑल्टरनेट हो सकते हैं, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, पहले मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप यूज़ करेंगे वाटर ऑयल बेस्ड लिपिड बेस्ड आप वहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप जाओगे वाटर बेस्ड की तरफ। तो वाटर बेस्ड में तो बेस्ट हमारे पास, अगर हम बात करें हर्बल के अंदर, और कि गुलाब का आप सिंपली वाटर स्प्रे कर सकते हैं चेहरे पे, और इसको आप जितनी दफ़ा भी करेंगे है। बिल्कुल। अगर हम जाएंगे ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोकोनट ऑयल बेस्ट है, यू कैन यूज। आप चाहें तो कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको बना के रख सकते हैं बॉटल में। फॉर एग्जांपल आपने 100 ml आपने लिया रोज वाटर, फिर उसमें आप ले लो 20 ml आप ले, लेट्स से कि आपने ग्लिसरीन लिए 30 ml उसमें आप ले सकती हैं कोई भी, जैसे कि यस कुछ भी ऑयल आप उसमें शामिल करें, तो यस कोकोनट ऑयल ले लो कोई सा भी, तो ये बेस्ट है आपके लिए एज अ मॉइस्चराइजर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात जो है वो हमने बता दी है। बाकी अब आगे जो है वो कुछ थोड़ा सा जो है वो डाइट के हवाले से बात करूँगी। तबीबा साइमा गयास के आपने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं डाइट में। अब जैसे मैंने अभी फ्रूट्स और बात की नट्स की, तो मीट के हवाले से कौन सा जो है वो सर्दियों में, या वेजिटेबल्स जैसे आ रही होती हैं सीजन में, तो इनमें से जो है वो क्या डाइट ऐसी है जो सर्दियों में जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाइट ही वो चीज़ है जो कि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को बना रही होती है, हमारी पूरी बॉडी को कंपोस्ट कर रही होती है, और हम बेसिकली वो हैं जो हम खा रहे होते हैं। बिल्कुल, you are what you eat, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे। सर्दियों में हम रिकमेंड करते हैं हॉट एंड मॉइस्ट डाइट, ठीक है। अब इसको अगर कैटेगराइज कर दूं मीट के हवाले से, जैसे आपने बात की, तो मटन, फिश, कलेजी वगैरह, ये तो बहुत में पाए आ रहे होंगे। हाँ पाए बिल्कुल हम खा सकते हैं, बिल्कुल खाए जाते हैं, बल्कि सीजन में ही खाए जाते हैं। तो ये मीट में ये चीज़ें ली जा सकती हैं। एग्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास सर्दियों में बड़ी वैरायटी होती है, पालक, चुकंदर, शलजम, मेथी, ये सारी सब्जियां जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन रिच होता है, आपका HB लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन ग्लो करता है, तो ये वेजिटेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन्स और सीड्स की बात करें तो दलिए, हलीम वगैरह इस सीज़न में बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं और खाए भी जाते हैं अच्छी मिकदार में। और इसके अलावा हम जौ, मकई, बाजरा, इनकी रोटियां बड़ी सीज़न के अंदर वो ली जा सकती हैं। गाजर के हलवे वगैरह वेजिटेबल्स में हम वो करें। फिर जो एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में ही आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों के मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, वॉलनट्स, पिस्ताशियो, ये सब चीज़ें। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी ख़ास तौर पे, वो है पम्पकिन सीड्स, तुख्म कद्दू जो हम कहते हैं, वो बहुत
न्यूट्रिशियस है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर हम एक मुट्ठी पम्पकिन सीड्स एक दिन में ले रहे हैं तो वो हमारी पूरी एक दिन की डाइट है, उसके मुताबिक बराबर हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। फिर सनफ्लावर सीड्स आ रहे होते हैं, वो खाने चाहिए। अगर हम बात कर लें जनाब डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो चीज़ और ये सारी चीज़ें, फ्रेश क्रीम, बटर, ये अच्छे इफेक्ट्स देती हैं। गर्मियों के मुकाबले में हज़म भी इस सीज़न में अच्छा हो जाता है। तो ये वो फ्रूट्स में कुछ नादिया ने भी बता दिए, सिट्रस फ्रूट्स की हमारे पास बड़ी वैरायटी है, वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। बल्कि हमें जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कैरेट का जूस, बीटल नट हो गया, वो बीटल रूट हो गया, और बीट रूट हो गया, ये जो है हमारा सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस, इनका इस्तेमाल जो है हमें बढ़ा देना चाहिए। ठीक, तभी बना दिया। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूँगी कि हर्ब्स, आपने रेमेडीज़ बताई हर्ब्स, अब अगर हम जैसे कुछ डिकॉक्शंस बनाएं या कोई हर्ब के ही लेके, या कुछ जैसे सर्दियों में ये होता है कि स्किन डल कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रही होती है, कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लो करने लगती है, डल पे जो है ना जाना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है वो हम इंटरनली कुछ खाने के लिए दे सकते हैं या लगाने के लिए दे सकते हैं? नॉर्मली तो आपने हेल्थ डाइट से ही इम्प्रूव करना है। आप उनको इनकरेज करें कि वो अपनी डाइट को मेंटेन रखें। आप फॉर एग्जांपल मिल्क इंटेक बढ़ाएं, वाटर इंटेक, क्योंकि वाटर, बॉडी आपकी 75% वाटर से बनी हुई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लोग समझते हैं पानी सिर्फ हमारी जो है मतलब हमारी सिर्फ थर्स्ट को, अर्ज को फुलफिल करे, बट ऐसा नहीं है। वो मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे डिफरेंट वर्किंग ऑफ बॉडी पे। तो आपने डाइट से बेसिकली करना है। एप्लीकेशन के लिए तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कि डर्मेटाइटिस की कंडीशन है, एक्जिमा है, जो भी कोई मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट किया जाएगा। और मैं एट द एंड यही कहना चाहती हूँ कि हम जितनी भी मेडिसिन अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म पे बताया है, वो आप खुदाया खुद यूज़ ना करें। एग्जैक्टली, यू हैव टू गो टू दी तबीब, उनसे जाके कंसल्ट करें, ताकि वो एप्रोप्रिएट आपको डोजेज और जितना का प्रॉपर यूज है जितनी आपको नीड जी है, बिल्कुल, जिस चीज़ की क्योंकि नीड हमारे है यहाँ वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, हम खुद से ओवर यहाँ पे समाप्त करते हैं अपना प्रोग्राम। हम उम्मीद है कि आपको हमारे इन जो सवालात थे और जो हमारे पैनलिस्ट ने जवाब दिए, इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और सर्दियों में जो है वो आप बेहतर तौर पे इनसाइड आउट अपनी स्किन की केयर कर सकेंगे। क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे मैंने शुरू में अपनी जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा था कि स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो उसको सिर्फ बाहर से ही हमें नहीं देखना है। जब तक आप अंदरूनी तौर पे अपनी ग़िज़ा से, फिर उसके बाद अगर आपको किसी बीमारी से आप दो चार हैं तो उसके बाद अपनी जो है वो दवाई भी उसमें साथ में आपने लेनी है। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप बाहर कुछ भी लगाते रहें, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो स्किन को हमेशा अंदर से बाहर ठीक करना होता है, बाहर से अंदर ठीक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे तबीबा नादिया ने मेंशन किया कि कभी भी स्किन के हवाले से कोई भी चीज़ आपको कोई बता देता है तो प्लीज़ उसको यूज़ ना करें। यहाँ पे हमने जो मेडिसिन के नाम लिए, जब तक आप तबीब से मशवरा ना कर लें, मौलिद से अपने मशवरा ना कर लें, तसल्ली ना कर लें, तब तक जो है कोई भी रेमेडी को यूज़ ना किया करें, क्योंकि इसके इतने ख़तरनाक और हैज़ार्डस इफेक्ट्स आ सकते हैं कि वो फिर उसको ट्रीट करना और जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन तमाम मशवरों के लिए जो है वो हमदर्द मतलब आप तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे मौलिद जो है वो हर वक्त आपकी खिदमत में मौजूद हैं। तो और हमदर्द मतलब में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक फ्री कंसल्टेशन जो है वो भी आपको दी जाती है। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि अप्रोच ना किया जा सके, तो एटलीस्ट आप मशवरा ज़रूर करें कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली बार जो है वो हम आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ जो है वो ज़रूर शामिल होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करें, और अपने कोई सवाल इस टॉपिक के हवाले से तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिए, हमारे पैनल जवाब देंगे। और पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ, और इसको समाप्त करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।